हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जो आज ही रिलीज हुई है। और ये बिल्कुल डेमन हंटर जैसी मिलती जुलती कहानी है और मेरी गारंटी है कि आपको इसमें जरूर बहुत मजा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कारवां को दिखाया जाता है जो कि काफी कड़ी निगरानी के साथ किसी बहुत ही कीमती चीज को एक खतरनाक वैली के जरिए ले जा रहे होते हैं। अब ये रास्ता इतना खतरनाक होता है कि वहाँ उन्हें कई सारे इंसानों के कंकाल भी दिखते हैं। इसे लीड करने वाला एक कैप्टन होता है जिसका नाम जुआन है। इसी की जिम्मेदारी होती है कि इस ट्रेजर को इस खतरनाक रास्ते से सही सलामत ले जाना। अब आगे रास्ते में उन्हें कई सारी बॉडीज भी दिखती हैं, लेकिन बिना डरे हुए वो आगे का सफर तय कर रहे होते हैं। इस वैली के बारे में एक गार्ड बता रहा होता है कि ये वैली इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स का वास है जो कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। अब रात काफी ज्यादा अंधेरी थी और अचानक से बारिश होने लगती है और जिस खतरे का उन्हें डर था बिल्कुल वैसा ही होता है। पहाड़ों के बीच से अचानक से उन पे एक मॉन्स्टर घोस्ट अटैक करता है और इन मॉन्स्टर्स को पहाड़ी पिशाच भी कहते थे जो कि खून के प्यासे होते हैं। पहले तो सिर्फ एक पिशाच इन पे अटैक करता है जिसे जुआन मार डालता है, लेकिन जैसे ही बिजली कड़कती है हम उसकी रोशनी में देखते हैं कि उस पहाड़ पे अनगिनत पिशाच वहाँ पे आ चुके थे जो कि अब इनका शिकार करेंगे। अब ये सीन काफी क्रीपी होता है और ये सारे पिशाच इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हमारे इस सीरीज का जो मेन लीड जुआन है वो इन सभी का सामना करने के लिए अपनी जादुई कलम को निकालता है जिसकी शैडोइंग की इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी घोस्ट और पिशाच को मार सकती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि जुआन अपनी जादुई कलम की मदद से उन सारे पिशाचों से अकेला ही फाइट करता है और बाकी के गार्ड उस पालकी को डिफेंड करने लगते हैं जिनमें उनका एक खास तरह का ट्रेजर जिसे वो रेड पर्ल कह रहे होते हैं वो एक इमॉर्टल रेड बीड है जिसे किसी भी हाल में इन लोगों को इंपीरियल सिटी तक पहुंचाना है। अब आगे कलम की शैडो कमाल की निकलती है, वो सभी पिशाचों को वहां पे मार डालती है। हालांकि सारे पिशाच जो होते हैं उनके पास भी एक अजीब सी हंसलू जैसी वेपन होती है। वो इसका इस्तेमाल करके इन लोगों पे इसीलिए अटैक कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें वो रेड पर्ल चाहिए था। अब ये फाइटिंग सीन कमाल का होता है, सारे पिशाच वहाँ पे मारे जाते हैं, लेकिन एक जो होता है वो बच जाता है जो कि तुरंत ही उस पालकी के नीचे जा छुपता है। कि तभी यहाँ सुबह भी हो जाती है और जादुई कलम जो होती है वो जुआन से शिकायत करने लगती है। वो उससे कहने लगती है कि तुम कभी भी अपने फादर की तरह नहीं बन पाओगे क्योंकि वो एक महान जादूगर थे। आगे वो कलम उसे डांटते हुए कहती है कि तुम तो मेरे वंशज होने के काबिल भी नहीं हो, तुमने तो मेरी ना करवा दी क्योंकि इन पहाड़ी पिशाचों को मारने के लिए तुमने मेरे इतने महंगे और लग्जरियस इंक को यूं खत्म कर दिया। अब उस जादुई कलम में जो स्पिरिट होती है वो जुआन के ही दादाजी की थी, इसीलिए वो उसे डांट रहे होते हैं कि तुमने इन्हें मारने के लिए मेरा इस्तेमाल तो किया, लेकिन तुमने मेरे ब्रश के हेयर्स को कितनी जोर से खींचा। तुम्हें तो अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता। तुम्हें तो ये याद रखना होगा कि मैं एक ऐसी विरासत हूँ जो कि 500 साल पुरानी है और अगर तुम मेरे पोते नहीं होते तो ये मैजिकल चीज तुम्हें कभी इनहेरेंट नहीं होती। अब आगे जुआन अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और इससे पहले कि वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाए, जुआन जो होता है वो पालकी के नीचे छुपे हुए घोस्ट को पहचान लेता है और फिर से इंक से उस पे अटैक करता है। लेकिन जब उसके अंदर का जो माउंटेन घोस्ट बाहर निकलता है तो वो चीख चीख कर उनसे कहने लगता है कि मुझे मत मारो क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। उसने सिर्फ माउंटेन घोस्ट जैसा दिखने के लिए एक मास्क पहना था। आगे वो उनसे कहता है कि उसने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है और अपने खाने की तलाश में ही वो इन घोस्ट के साथ घूमता फिरता रहता है, जिसपे एक गार्ड उसकी इस चतुराई को समझ जाता है और वो उसे खूब पीटने लगता है, ये कहते हुए कि क्या तुमने हमें उल्लू समझा है कि तुम्हारी इन बातों में हम आ जाएंगे। क्या वो घोस्ट इतने ज्यादा बेवकूफ हैं कि एक ह्यूमन को वो अपने अराउंड पहचान नहीं पाएंगे। जिसपे वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और हुजी नाम बताता है और कहता है कि वो बचपन से इन्हीं घोस्ट और पिशाचों के साथ ही पला बढ़ा है, इसीलिए वो घोस्ट उसे पहचान नहीं पाते हैं। अब ये सुनते हुए भी सभी गार्ड्स उसे बहुत जोरों से पीटने लगते हैं, लेकिन जुआन जो होता है उसे उस पे थोड़ी दया आ जाती है। वो गार्ड को कहता है कि इसे जाने दो, लेकिन जाते हुए वो सोचता है कि क्यों ना इसे थोड़ा खाना दे दिया जाए। अब जैसे वो उसके लिए खाना निकालता है, होजी तो वाकई में यहाँ चोर ही निकलता है। वो उनकी नाक के नीचे से ही उस पालकी के अंदर रखे गए उस रेड पर्ल को चुरा लेता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। अब उस रेड पर्ल के चोरी हो जाने से सारे गार्ड्स में कोलाहल मच जाता है क्योंकि ये एक इमॉर्टल रेड बीड होता है जिसे किसी भी हाल में इंपीरियल कैपिटल तक पहुंचाना है और अगर इन्होंने उसे नहीं पहुंचाया तो इन सभी के सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। अब आगे युआन जो होता है यहाँ होजी पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने
वो रेड पर्ल चोरी करने के लिए एक प्याज की बॉम्ब का यूज किया होता है और यहाँ पे जुआन को दुनिया में सबसे ज्यादा प्याज की बदबू से नफरत होती है। वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुमने सड़े हुए प्याज का इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया और इस सजा की तो कोई माफी नहीं है। अब आगे वो अपनी पूरी टुकड़ी के साथ उसकी तलाश में जंगल की तरफ भागता है। अब यहाँ सीन कट होता है और उसी जंगल में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे आई थी। अब ये मिशन क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब आगे वो अपने घोड़े को वहीं छोड़ देती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक होता है और ये कहते हुए कि उसे अपने फादर से पहले ही बबाओ टाउन में किसी भी हाल में पहुंचना होगा वरना काफी देर हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ हम हुजी को देखते हैं जो कि उस रेड पर्ल को लेकर के माउंटेन गोस्ट के किंग के पास पहुंचता है और उसे ये ऑफर करता है ये कहते हुए कि आपने जैसा कहा था मैंने इस पर्ल को चुरा लिया है और अब वादे के मुताबिक आपको बताना होगा कि मेरी माँ कौन थी। जिस पे वो किंग जो होता है वो हंसते हुए कहने लगता है कि इस दुनिया की रेयरेस्ट चीजों में से एक ये पर्ल है। लेजेंड्स इसका यूज करते थे ताकि वो 7 काइंड्स ऑफ जियांग मॉन्स्टर्स को जगा पाए और वो एक खास मकसद के लिए इस पर्ल का यूज करना चाहता था ताकि अपनी बॉडी को रिफाइन कर सके और यहाँ पे अमरता को हासिल कर पाए। लेकिन जब होजी फिर से अपनी माँ के बारे में पूछता है वो मॉन्स्टर किंग उससे कहता है कि बेवकूफ कहीं के, कौन भला जानता है कि तुम्हारी माँ कौन थी। मुझे तो बस ये रेड पर्ल चाहिए था सो मैंने इसे हासिल कर लिया। अब ये जानते ही होजी की सटक जाती है और ये समझ जाता है कि ये जो घोस्ट किंग था वो अब तक इसका यूज कर रहा था। इसीलिए जब सारे पहाड़ी पिशाच यहाँ होजी की बेवकूफी पे हंस रहे होते हैं तो उससे अपना ये अपमान सहा नहीं जाता और फिर से वो उसी सड़े हुए प्याज के बॉम्ब का इस्तेमाल करता है। अब एक जोरदार धमाका होता है और वो था तो एक नंबर का चोर ही और अब की बार वो उस रेड पर्ल को उस मॉन्स्टर किंग से ही चुरा ले जाता है। अब पूरी पिशाचों की सेना यहाँ पे उस रेड पर्ल को पाने के लिए होजी के पीछे पड़ जाती है जो कि उन्हें चकमा देते हुए एक बहुत ही पतले रास्ते से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब भी वो पिशाच इसका पीछा कर रहे होते हैं। वो होजी को रोकने के लिए इस पे फायर अटैक भी करते हैं। इधर जंगल वाली लड़की को होजी की आवाज सुनाई देती है और वो भी एक डिमन हंटर होती है, इसीलिए वो होजी को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर एक तलिस्मान फेंकती है जिसके कारण वो पिशाच वहीं पे मारे जाते हैं। कि तभी वहाँ पे अपनी पूरी सेना के साथ मॉन्स्टर किंग जो होता है वो और भी पिशाचों के साथ आ जाता है। अब इससे पहले कि वो होजी को मार पाता यहाँ हमारे हीरो की एंट्री होती है जो कि फिर से अपनी जादुई कलम का इस्तेमाल करते हुए उस इंक का यूज करता है और वो सभी पिशाचों को एक ही बार में जकड़ लेता है। और अब बारी आती है उनके मॉन्स्टर किंग की जिसका तुरंत ही वो वध कर देता है उसके सर को धड़ से अलग करते हुए। अब वो जो लड़की होती है वो यहाँ जुआन को पहचानती है। वो उसका बैच देख करके समझ जाती है कि जुआन और कोई नहीं बल्कि नेशनल डेमन मास्टर है। वो सारे डेमन मास्टर का कैप्टन है। इसीलिए वो उससे कहती है कि जब खुद डेमन मास्टर यहाँ पे आ गए हैं तो मैं यहाँ से जाती हूँ। अब आगे होजी यहाँ उस लड़की को सिस्टर कहते हुए उससे मदद मांग ही रहा होता है कि वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब आगे जो होजी होता है वो जुआन से कहने लगता है कि मैं अपने चूल्हे पे चावल चढ़ा के आया हूँ, वो जल जाएगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो। आगे वो फिर से वहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश करता है कि तभी जुआन उससे कहता है कि तुमने जो रेड पर्ल चुराया है वो मेरे हवाले कर दो। अब होजी उसे नहीं देता है तो यहाँ जुआन अपने इंक शैडो का इस्तेमाल करता है और होजी को जकड़ लेता है और उसे फिर इतनी गुदगुदी की जाती है कि जुआन अपने आप उसके पास से वो रेड पर्ल निकाल लेता है। इससे पहले कि वो रेड पर्ल को अपने हाथों में ले पाता कि तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर किंग का कटा हुआ सर होता है वो उस पर्ल को देखते ही फिर से जाग उठता है और फिर वो सर कटा उड़ते हुए पर्ल को निगलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो होजी होता है वो उस पर्ल को निगल लेता है। अब जैसे ही वो रेड पर्ल उसके गले से पेट में उतरता है उसका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इधर दूसरी तरफ मॉन्स्टर किंग को वो पर्ल ना मिलने के कारण वो सर भी ब्लास्ट हो जाता है। अब आगे ये पूरी सिचुएशन यहाँ जुआन को समझ में नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो अपने ग्रैंडपा की स्पिरिट को बुलाता है कि अब आगे क्या किया जाए। गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस वीडियो पे 2K लाइक्स कर दो और इस वीडियो पे 50 से भी ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जल्दी से हमारा ये टारगेट पूरा कीजिए ताकि आपको इसका अगला एपिसोड और भी जल्दी मिल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे वीडियो को मैं और भी ज्यादा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। अब वापस बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अब आगे यहाँ जादुई कलम के अंदर ग्रैंडपा की जो स्पिरिट है वो जुआन को बताती है कि ये लड़का बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि अगर कोई ह्यूमन इस पर्ल को निगल लेता है तो वो तुरंत ही फट जाएगा।
लेकिन कुछ तो ऐसी वजह है जो ये लड़का एक्सप्लोड होने से बच गया है, क्योंकि ये जो रेड पर्ल है इस दुनिया की काफी ज्यादा यांग एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखती है। हालांकि सिर्फ एक डेमन मास्टर ही जान सकता है कि इस एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसे जानने के बावजूद भी वो इसे निगलने की गलती नहीं करता, लेकिन इस लड़के ने तो आज हद ही पार कर दी है। इसकी लाइफ को बचाने का अब बस एक ही तरीका है। अब होजी यहाँ बहुत कपटी तो था, लेकिन जुआन फिर भी उसे बचाना चाहता था, क्योंकि आखिरकार वो एक इंसान था। इसीलिए वो जादुई कलम से उस उपाय के बारे में पूछता है। कलम उसे बताती है कि इसे बचाने का बस एक ही तरीका है कि इसके अंदर जो कर्स के एलिमेंट है उसे लॉक कर दिया जाए। अब आगे जुआन यानी कि डेमन मास्टर उसी एलिमेंट कर्स को खत्म करने के लिए जादुई कलम का इस्तेमाल करता है, जहां थोड़ी ही देर बाद होजी को होश आ जाता है। यहाँ जुआन अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए कि वो एक लोअर कंट्री का डेमन कंट्रोलर है, जो कि ब्लू कैंप के 7th टीम का कैप्टन भी है, और अपने इसी ओहदे का यूज करते हुए रेड पर्ल को चुराने वाले होजी को वो अरेस्ट करता है, क्योंकि वो रेड पर्ल एक इमॉर्टल आइटम था और इमॉर्टल आइटम को चोरी करना बहुत बड़ा सीन माना जाता है। अब यहाँ होजी बहुत ही ज्यादा नॉटी होता है और अपना नाटक फिर से शुरू करता है। अरेस्ट का नाम सुनते ही उसे उल्टियाँ आने लगती हैं। यहाँ फिर से वो रफू चक्कर होने के लिए उसे सड़े हुए बॉम्ब प्याज का यूज करता है, लेकिन यहाँ जुआन जानता था कि उसके 3 गिनने के बाद वो दौड़ा हुआ यहीं पे आएगा। ऐसा ही होता है, होजी दौड़ते हुए यहाँ पे आ जाता है, लेकिन अब की बार उसका जो पेट था वो एकदम कद्दू की तरह फूल गया था। यहाँ होजी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका पेट कभी बड़ा हो जाता है और कभी छोटा हो जाता है। अब इसी की वजह वो जुआन से पूछ रहा होता है कि तभी जादुई कलम जो होती है वो ऐसी जगह पे हिट करती है जिससे उसकी जान ही निकल जाती है। आगे होजी यहाँ चिल्लाने लगता है कि आखिर किस गधे ने मुझे इस तरह से सीक्रेटली मारने की कोशिश की है। जब वो अपने सामने एक चलते फिरते कलम को देखता है तो उसे मॉन्स्टर कहने लगता है, जिसपे जुआन उसे बताता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि जादुई वेपन है। अब आगे जादुई कलम उसे बताता है कि तुमने वो जो रेड पर्ल निगल लिया था उसके अंदर यांग एनर्जी को टेम्पररी सील कर दिया गया है, और जिसने उस यांग एनर्जी को सील किया है तुम अगर उसके मैजिकल रेंज से दूर जाते हो तो वो सील टूट जाएगी और वापस से तुम्हारे पेट के अंदर वो यांग एनर्जी ट्रैवल करने लगेगी, जिससे तुम्हारा पेट इसी तरह से फूल जाएगा और फिर वो इतना ज्यादा फूल जाएगा कि वो एक हद तक आकर के ब्लास्ट हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। जिसपे होजी उनसे कहने लगता है कि आखिर ये क्या भसड़ चल रही है, तुम लोगों ने मेरे साथ ये जो किया है अब मुझे इससे बाहर निकालो। जिसपे जुआन उससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ इंपीरियल कैपिटल चलना होगा। जिसपे होजी उससे कहता है कि मैं समझ गया, तुम मुझे इंपीरियल कैपिटल ले जाना चाहते हो ताकि चोरी करने के जुर्म में मेरा सर धड़ से अलग करवा सको। जिसपे जुआन उससे कहता है कि अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो नेशनल डेमन मास्टर होने के नाते मुझे एक ऐसी पावर दी गई है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ जो मेरे फर्ज के रास्ते में आएगा। ऐसा कहते हुए वो उसके सामने बड़े से पेड़ को चॉप कर देता है। ये देख करके तो होजी की हालत खराब हो जाती है कि इस पेड़ की जगह में शायद अभी मैं होता। इसीलिए वो ये कहते हुए मान जाता है कि इतनी क्रूरता दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात का प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर तुम मेरे अंदर से वो रेड बीट निकाल लेते हो तो फिर तुम्हें मेरी पर्सनल सेफ्टी का ख्याल रखना होगा। जिसपे जुआन उसे कहता है कि हमारे साथ कोऑपरेट करो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा। अब आगे यहाँ होजी अपनी ही खिचड़ी पकाने लगता है। ये सोचने लगता है कि इसके साथ जाना ही बेटर होगा, क्योंकि इसके साथ रहने से हो सकता है कि मुझे कई दिनों तक भूखा नहीं रहना होगा। यहाँ वो खाने के बारे में सोच रहा होता है कि वो इंपीरियल लोगों के साथ जा रहा है तो उसे रास्ते में 56 भोग खाने को मिलेंगे। अब आगे जुआन को उस जंगल से कैसे निकला जाए इसका रास्ता पता नहीं होता है। यहाँ होजी उसकी मदद करता है, ये कहते हुए कि आखिर आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। वो अपने पास से एक माउंटेन एल्फ को निकालता है। होंगजी बताता है कि ये फ्रॉग बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, इनका इस्तेमाल वो किसी भी तरह के रास्ते को ढूंढने के लिए करता है। अब आगे वे दोनों उस मेंढक को फॉलो करते हुए जंगल से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पे जुआन को एक गांव दिखता है और वो गांव में जाने के लिए डिसाइड करता है। इधर होजी जो होता है वो गांव का नाम सुनते ही उसे ये लगता है कि अब उसे ढेर सारा खाना मिलेगा। अब जब वे गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ नजारा बहुत ही वीरान होता है। अजीब सा गांव होता है, वहाँ एक भी बंदा इन्हें नहीं दिखता, साथ ही वहाँ पे इन्हें अजीब सी ऑरा भी महसूस होती है। अब इतनी शांति देख करके होजी से रहा नहीं जाता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या कोई यहाँ पे है। वहाँ और भी ज्यादा सन्नाटा पसर जाता है, पत्तियों की सरसराहट के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन तभी 2 बंदे उन्हें छुप के देख रहे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा जो होता है वो यहाँ जुआन को एक बहुत बड़ा डेमन मास्टर समझता है, क्योंकि उसके कॉस्ट्यूम से यही झलक रहा होता है। आगे वो जो बूढ़ा होता है यहाँ जुआन से पूछता भी है कि क्या तुम एक डेमन मास्टर हो। यहाँ जुआन जैसे ही अपनी आइडेंटिटी एज अ डेमन मास्टर देता है
कि तभी एक बंदा जो कि किसी छत के ऊपर होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि डेमन मास्टर आ गया है। उसकी आवाज सुनते ही वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मानो उन्हें डेमन हंटर की ही तलाश है। उन सभी के आंखों में एक उम्मीद की झलक दिखाई पड़ती है। अब वे सभी गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने घुटने टेकते हुए मदद की गुहार लगाने लगते हैं। यहाँ पे उस गांव की एक लेडी सारा मामला बताती है कि इस रूइन विलेज की हेड एक छोटी सी बच्ची है। काफी दिनों से एक मॉन्स्टर इन गांव वालों को काफी परेशान कर रहा है और वो उस लड़की को वही मॉन्स्टर पकड़ कर ले गया है। इसीलिए वे गांव वाले ये चाहते हैं कि डेमन मास्टर उस मॉन्स्टर का खात्मा कर दे। इस पे जुआन उनसे कहता है कि डेमन मास्टर की तो यही ड्यूटी होती है कि वो लोग डेमन्स का शिकार करते हैं। जिस पे वहीं बैठा होजी उसे कहने लगता है कि अब इतना भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है, तुम एक मामूली से जादूगर हो, और रही बात पावर की तो मैं भी बहुत पावरफुल हूँ, मैं भी आसानी से इस मॉन्स्टर्स का सामना कर सकता हूँ। आगे भी लेडी उन्हें बताती है कि हमारा गांव उस मॉन्स्टर के आने से पहले काफी ज्यादा शांति में जिया करता था। चारों तरफ खुशी का माहौल था, सभी लोग शांति से और कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कई दिनों से उन विलेजेस पे अटैक्स हो रहे हैं और पिछले कई दिनों में ये अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक के बाद एक गांव वाले मरते जा रहे हैं, जिसके कारण सभी के दिल में अब उदासी और भय बस चुका है। जिसपे जुआन उनसे उन मॉन्स्टर्स के क्लू के बारे में पूछता है जो यहाँ पे अटैक करने के लिए आते हैं। जिसपे वो लेडी उन्हें बताती है कि पिछली रात एक फैमिली को मार दिया गया और उनकी बॉडी को इस तरह से चबाया गया कि वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। उस घर में चारों तरफ खून के छींटे थे और फ्लोर पे बहुत सारे हेयर थे और उस जगह को देख करके बस यही लग रहा होता है कि ये उस वोंग ताई शिन का काम है, जो कि इसी गांव के ही नॉर्थ में एक रुयुन नाम का माउंटेन पड़ता है और हो सकता है कि वो मॉन्स्टर उस पहाड़ के पीछे से ही आते हों। अब उस वीजल का नाम सुनकर के यहाँ पे जुआन जो होता है वो समझ जाता है कि डेमन वर्ल्ड के 4 इमॉर्टल्स हैं और ये लेडी जिसके बारे में बता रही है वो उन 4 इमॉर्टल्स में से एक है, जो कि हमेशा लोगों का शिकार उन्हें कंफ्यूज करके करता है। वो इस तरह से लोगों को हार में पहुंचाता है कि लोग यहाँ पे समझ ही नहीं पाते कि वो सच देख रहे हैं या किसी भ्रम को देख रहे हैं। यहाँ पे जुआन डिसाइड कर लेता है कि वो उस इल्यूजन क्रिएट करने वाले मॉन्स्टर को आज खत्म कर देगा और फिर वो उसका शिकार करने के लिए उसी माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। जिसपे होजी उसे कहता है कि इतनी जल्दी वहाँ से निकलने की क्या जरूरत थी, मुझे थोड़ा पेट पूजा तो करने देते। जिसपे जुआन उससे कहता है कि जब मैं किसी हार्मफुल मॉन्स्टर के बारे में सुन लेता हूँ तो उसे बिना पकड़े में रह नहीं सकता, और वैसे भी उस मॉन्स्टर ने बहुत पहले से ही वहाँ काफी तबाही मचा दी है, इसीलिए जल्द से जल्द मुझे उसका खात्मा करना होगा। और यही एक डेमन मास्टर के 3 बेसिक रूल्स में से एक है। जिसपे होजी उसे फिर यही बात कहने लगता है कि लाइफ बहुत छोटी है और पहले अपने पेट भरने के बारे में सोचना चाहिए, और वैसे भी वे सारे गांव वाले तुम्हें लॉर्ड कह के पुकार रहे थे, तो हो सकता है कि हमारे खाने के लिए वो बहुत बेहतर इंतजाम कर पाते, और तुमने तो आओ देखा ना तो बस चल पड़े, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती। जिसपे जुआन उससे कहता है कि मैं अपने बनाए गए रूल्स के खिलाफ काम नहीं करता, रूल्स को फॉलो करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है। होजी उसे कहने लगता है कि वोंग ताई शिन सुनने में काफी पावरफुल नाम लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम इस जैसे मॉन्स्टर को सच में बीट कर पाओगे? कि तभी अचानक से होजी एक शिकंजे पे पांव रख देता है और एक पेड़ से उल्टा लटक जाता है। यहाँ पे होजी को लग रहा होता है कि ये जुआन का काम है और उसे कहने लगता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि तुम उस वोंग ताई को हरा दोगे, इसलिए अब मुझे नीचे उतारो। कि तभी वहाँ पे एक बच्चा आता है और जोर जोर से कहने लगता है कि वोंग ताई शिन कोई बुरा बंदा नहीं है और तुम जैसे स्टूपिड मैजिशियन को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। आगे पत्थर से वो बच्चा लगातार होजी को पीटने लगता है क्योंकि उसने वोंग ताई शिन के बारे में बुरा भला कहा था। अब ऐसा कहते हुए वो बच्चा झाड़ियों में छिप जाता है। कि तभी वे दोनों देखते हैं कि वे लोग जिस माउंटेन की तलाश कर रहे होते हैं वहाँ पे आ चुके होते हैं और इस माउंटेन तक पहुँचने में उन्हें सारे दिन का समय लग गया था। इधर जो होजी होता है वो बहुत बातूनी होता है, उसकी नॉनसेंस बातें यहाँ पे चल रही होती है कि तभी जुआन कुछ महसूस करता है और उसे समझ में आ जाता है कि अगर उस माउंटेन की पीक पॉइंट पे पहुँचना है तो वो क्या पैंतरा यूज कर सकता है। वो होजी के पेट के अंदर जो रेड पर्ल है उसकी यांग एनर्जी को अनसील कर देता है, जिसके कारण फिर से उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और जुआन उसे एज अ टूल की तरह यूज करते हुए उस माउंटेन की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। यहाँ पे होजी चिल्लाता ही रह जाता है कि अगर मैं और भी ज्यादा फूल गया तो अब की बार मेरी पैंट ही फट जाएगी। यहाँ जुआन उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उस माउंटेन के पीक पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ उन्हें घने कोहरे के अलावा कुछ नहीं नजर आता। लेकिन जुआन तो ठहरा एक जादूगर, वो एक जोरदार फूंक मारता है और उसके आसपास की जो फॉग होती है वो छटने लगती है। अब आगे जैसे कोहरा छटता है वहाँ पे उन्हें एक टेम्पल दिखाई देता है। जुआन यहाँ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस जैसी जगह पे कोई आखिर टेम्पल क्यों बनाएगा।
लेकिन होजी यहाँ पे नॉनसेंस बातें करने के साथ साथ वो इडियट भी होता है। इससे पहले कि जुआन उसे रोक पाता, वो उस टेम्पल के पास पहुँच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। एक बहुत बड़ी ब्लास्ट के साथ दरवाजा ओपन होता है। अब इसका जो इफेक्ट होता है वो सीधा होजी पे होता है और वो इस ब्लास्ट के कारण नीचे गिरने वाला होता है कि तभी जो जादुई कलम की शैडो इंक होती है वो होजी को नीचे खाई में गिरने से रोक लेती है। अब वो जो जादुई कलम होती है एक ऐसा अटैक उस टेम्पल में करती है कि देखते ही देखते वो टेम्पल ढह जाता है। उसके अंदर से हमें लगता है कि एक खूंखार प्राणी निकलेगा, लेकिन एक छोटू सा क्रिएचर निकलता है जो कि बहुत ही धीमी आवाज में जुआन से कहने लगता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, ये मात्र एक टेम्पल ही तो था, तुम यहाँ पे पोलाइटली आकर पूछ भी सकते थे। अब आगे जो होजी होता है वो तो कहता है कि खुदा पहाड़ और निकली चूहियां। इस छोटे से पिल्ले को देखकर तो नहीं लगता कि ये कोई खूंखार मॉन्स्टर होगा। जिस पर वो क्रिएचर अभी भी उनसे नाराज था और ये कहता है कि मुझे अभी बहुत सारे इमोर्टल थिंग्स करने हैं, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन तुमने ये जो मेरा टेम्पल तबाह किया है इसका मैं बदला जरूर लेकर रहूंगा। लेकिन जुआन और होजी उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब आगे वो फॉक्स जैसा दिखने वाले क्रिएचर बहुत तेज दौड़ रहा होता है, लेकिन होजी ने उसकी पूंछ को ही पकड़ रखा था। लेकिन वो जो फॉक्स क्रिएचर होता है वो तेजी से दौड़ रहा होता है, जिसके कारण रास्ते में आने वाली हर एक चीज से होजी को लग रही होती है। आगे जुआन भी उसकी फास्ट स्पीड देख करके समझ जाता है कि यही उन 4 इमोर्टल्स में से एक है, क्योंकि इतना तेज होना ये साबित करता है कि ये इन्हीं की ही ब्लड लाइन को इनहेरिट करता है। अब आगे जुआन ने अपनी जादुई कलम का यूज करके एक बाउंड्री सेट कर दी होती है, जिसके अंदर वो क्रिएचर फंस जाता है और वहाँ पे चक्कर लगाने लगता है। अब बहुत तेज घूमने की वजह से उस जगह पे धूल की आंधी उड़ने लगती है, जिसके कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और वो जो क्रिएचर होता है वो इनकी आंखों में धूल झोंकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसी बात का मजाक यहाँ होजी जुआन का उड़ा रहा होता है कि तुम एक मॉन्स्टर को भी पकड़ नहीं पाए, लगता है कि तुम उसकी स्पीड से मात खा गए, और लगता है जिसने भी तुम्हें नेशनल डेमन मास्टर का खिताब दिया है वो बस ऐਵੇਂ ही दे दिया है। तुम तो वहाँ उन गांव वालों के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, लेकिन मैंने वहाँ उस पहाड़ी पर तुम्हारा जलवा देख लिया। अब जिस पे जुआन उसे कहता है कि बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, जिस पे होजी उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चा जिसने मुझे पकड़ा था वही तो वोंग तई था, जिसने पहले मुझ पे एक बच्चे की शक्ल में अटैक किया था, और उस बच्चे ने हमें उस माउंटेन के ऊपर जाने से पहले जो बात कही थी हमें उसके बारे में सोचना चाहिए था। कुछ न कुछ ऐसे राज जरूर छुपे हुए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। जिस पे जुआन उससे कहता है कि डेमन तो आखिर डेमन ही होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा है या लड़की है, लड़का है, जवान है या बूढ़ा है, मेरा काम बस यही है कि उन सभी को कैप्चर करना। अब होजी और जुआन के बीच यहाँ पे बहस छिड़ जाती है। होजी का कहना होता है कि तुम सिर्फ अपने डेमन मास्टर की आइडेंटिटी के बारे में ही केयर करते हो और ये नहीं समझते कि आखिर कुछ डेमन्स भी अंदर से अच्छे होते हैं। जिसपे जुआन फिर से यहाँ डेमन मास्टर के रूल को बताने लगता है कि डेमन तो आखिर डेमन ही होते हैं। जिसपे आगे होजी कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, इसीलिए वो चीफ विलेजर के पास जा रहा है ताकि कुछ खा पी सके। कि तभी जुआन को यहाँ कुछ डिमोनिक आवाजें सुनाई देती हैं। वो उनके पीछे दौड़ता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि अब उस डेमन ने दिन दहाड़े ही अब उन विलेजर्स पे हमला कर दिया है। वो अपने टेंटिकल से पूरी तबाही मचा रहा है और सब घरों को अस्त व्यस्त कर रहा है। यहाँ सभी लोग अपनी जान बचा करके भाग रहे होते हैं और उधर दूसरी तरफ जुआन जो होता है वो उसी मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। अब इस तबाही के बीच वे लोग उसी वोंग ताई सीन को देखते हैं। ये वही फॉक्स क्रिएचर वाला मॉन्स्टर है जिसके बारे में विलेज की लेडी ने बताया था। अब इससे पहले कि हम ये देख पाते हैं कि आखिरकार जुआन उस मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे करेगा, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। तो गाइज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये नई सीरीज आपको कैसी लगी है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा और इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।